हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नोटिस बता दूं। देखिए, प्रीवियस ईयर के जो लोग भी यूपीएसआई की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और वो प्रैक्टिस चाहते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस चाहते हैं, जो 2017 में जो पेपर्स हुए थे मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जैसा कि आपको पता है 40 क्वेश्चन मैथ के आते थे और 40 के रीजनिंग। तो इनका सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन मेरे पास है और मैंने सबको टाइप भी कर दिया है। और इनके सॉल्यूशन, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पीडीएफ मैं बना रहा हूँ और धीरे धीरे बन रहा है। जैसे ही मैं एक एक पेपर तैयार कर लूँगा तो आप लोग एक काम करिएगा, जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर 23 सेट आपको मिलेगा। 23 सेट में 40 क्वेश्चन जो मैथ के हैं और 40 रीजनिंग। मैं मैथ और रीजनिंग दोनों की प्रैक्टिस कराऊंगा और इसका एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसमें लिखा भी है कि यूपीएसआई 2017 के जो पेपर्स हैं वो सिस्टमेटिक आपको मिलेगा मैथ वाले पोर्शन में, और रीजनिंग वाले में जाएंगे तो रीजनिंग का एक अलग बनेगा। तो आज हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के। और आप एक काम करिएगा, गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको इसको ज़रूर बताएं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ चुके हैं, जिनको केवल प्रैक्टिस चाहिए, तो उनको ये वीडियो ज़रूर आप भेजें प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। बाकी चलिए शुरू करते हैं। और कोशिश रहेगा कि हर डेली अब एक वीडियो अपलोड करें, ठीक है। 40 क्वेश्चंस का, तो एक मैथमेटिक्स रहेगा तो एक रीजनिंग रहेगा। इस प्रकार से अल्टरनेट करके मैं एक एक पोस्ट करूँगा। और बाकी जो क्लास है, आपका रेशियो अभी 2 वीडियो और उसका आने वाला है। एक सिक्के पे बचा है और एक आई वे पे, वो भी आ जाएगा। बाकी जो जो टॉपिक्स आपका क्लियर नहीं, आप जाके देखें, लगभग मैंने जो है उस पर यूट्यूब पे डाल दिया है, ठीक है। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, लगता है वो कन्फ्यूज़न है, तो उसको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आता है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य के लेने के बाद या पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आय उतनी ही है जितना 3 वर्ष पहले थी। बदले गए नए सदस्य की उम्र के बीच कितना अंतर है। तो डायरेक्ट जो तरीका है, 3 वर्ष है और गुणे 5 लोग हैं, तो गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। लेकिन आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पहले क्यों का जवाब ले लीजिए। आप एक बात बताइए, सदस्य हैं 5, ठीक है, और अब भी 5 हैं, सदस्य तो बढ़े नहीं हैं भाई। जो नया सदस्य जा रहा है, जो जा रहा है उसकी जगह जो नया सदस्य आ रहा है, उसके आने से, ठीक है, ये जो 3 साल पहले इसका एवरेज रहा होगा, हमें नहीं पता, मान लेते ए एवरेज था, वो आज भी एवरेज ए है। अब हम आपसे एक चीज़ बताना चाहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, ऐसा कब संभव होगा कि जो 5 लोगों का 3 साल के पहले एवरेज था और 3 साल के बाद आज भी 5 लोगों का एवरेज ऐसा है, ऐसा कब संभव होगा। ऐसा तभी संभव होगा कि ये जो 5 लोग हैं, ठीक है, इनका जो आज 3 साल के बाद, 5 गुणे 3 साल के बाद, पाँचों का 3-3 साल बढ़ेगा तो कितना साल बढ़ जाएगा, 15 साल। यानी ये जो नया न्यू वाला स्टूडेंट्स है या न्यू वाला जो भी बंदा है, वो कितना ज़्यादा लेके आए, 15 साल। तो जो 15 साल ज़्यादा लेकर आएगा, तभी ये साल 5 लोगों का जो 3 साल के बाद एवरेज होगा, तभी वो बराबर होगा, तभी बैलेंस करेगा। इसीलिए आपसे कहा जाता है, जितने सदस्य हों और जितने ईयर पीछे पूछे, आप उसी में डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, क्योंकि यही वाला चीज़ ये ज़्यादा लेके आएगा, तभी मैनेज हो पाएगा, इसलिए गुणा कर दिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देखें, ये भी आया था आपका क्वेश्चन एसआई 2017। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। तो चलिए, बहुत आसान है, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाए जो 7, 9, 11 और 13 और 15 से विभाजित है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, आप इसका मतलब क्या समझते हो, 7, 9, 11, 13, 15 से।
और 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो आप बताएं पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 99,999। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाता है उतना 9 लिख देते हैं। जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 4 बार 9। 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 बार 9, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब ये जो संख्या होगा इसी के नियरेस्ट होगा 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999 करीब। लेकिन वो ऐसी संख्या होगी जो 7, 9, 11, 13, 15 से विभाजित हो। तो हम एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम तो देखिए 7 और 11, 13, इसमें जो 3 संख्याएं हैं ये हैं आभास संख्याएं, ठीक है। तो आभास संख्याओं को सीधे गुणा ही किया जाता है, वही एलसीएम होता है। जैसे अभी हम कहें 2 और 3 का एलसीएम बताओ, तो गुणा ही करना पड़ेगा, तो इतना गुणा करना पड़ेगा। अब बचे कितने? 2 संख्याएं और 9 और 15। आप बताओ 9 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 45 भाई। 9 होगा और 15 का देखिए 9 में 3 एक है पहले से, अब 5 और डालना पड़ेगा, ठीक। या ऐसे देख लीजिए, या 9 15 का 45 से गुणा कर दीजिए। तो 7 9 11 9 5 गुणा करेंगे तो 45,045 आएगा। लेकिन हमें तो इसके नियरेस्ट चाहिए, तो हम इसको दुगुना कर देंगे क्योंकि इसी का मल्टीपल होगा तभी वो कटेगा 7 9 11 13 15। तो जैसे दुगुना करेंगे 90,090 तक पहुंच जाएंगे और ये इसके करीब हो। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम के वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है नए व्यक्ति का वजन। आप बताओ वो जो नया व्यक्ति आया है 54 किलोग्राम की जगह अगर वो 54 नया भी आया होता तो ये जो एवरेज आप देख रहे हो, देखिए संख्या तो 8 का 8 है क्योंकि जगह व्यक्ति की जगह आ रहा है यानी रिप्लेस हो रहा है कोई, लेकिन एवरेज में अंतर है। एवरेज 2.5 बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप बताओ 54 गया 54 आया तो एवरेज बढ़ता ही नहीं, लेकिन 2.5 बढ़ा है। तो ये जो 2.5 बढ़ा है वो तो एवरेज है, लेकिन 8 लोगों में बढ़ा होगा तो 2.5 गुणे 8 यानी 20 और ज़्यादा लेकर आया होगा जो नया वाला बंदा है। तो आप बताइए 54 ये और 20 ये, तो नए व्यक्ति की उम्र क्या हो जाएगा? 2.5 8 20 हो जाएगा और 54 ये, तो 20 54 74, यानी नया वाला 20 किलोग्राम ज़्यादा लाए यानी 74 लाए। क्लियर? तो फिर से एक बार देख लीजिए करना क्या होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रिप्लेस करें यानी व्यक्ति ना बढ़े, तो कुछ नहीं करना, 54 जा रहा है तो 54 लाओ और बाकी 2.5 2.5, संख्या 8 ही है तो 8 लोग में 2.5 बढ़ जाएगा तो 20 और बढ़ जाएगा, तो 54 20 कितना हो जाएगा? 74 डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है मैन डेज आवर पे आधारित प्रश्न। जैसा कि आप जानते होंगे कि M1 D1 M2 बराबर होता है M2 D2 H2, ठीक है। ये M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब इसी जगह C भी हो सकता है, कैपेसिटी इंटू कैपेसिटी 1 कैपेसिटी टाइम भी, जो भी हो जाए। तो इसी पे है, जैसे कह रहा है रोज़ाना 3 घंटे काम करके एक छात्र 20 सबक सीखता है, तो 3 गुणे 20 कर दीजिए इधर। अब कह रहा है अगर 4 घंटा अध्ययन करे तो कितना दिन? तो के मान लीजिए 4 गुणे के, तो के का मान निकाल दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 5 20 5 3 15। ये क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा उससे, ठीक है, परमुटेशन से देख लीजिए, सिंपल है। बाकी मैं परमुटेशन के भी क्लास लूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के, या देखिए और लग जाए तो इसका मतलब गुणा होता है, बस इतना ध्यान देना कि क्षमता वाली 2 व्यक्तियों में कितने तरीक़ों से बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो 17 को 9 में चुनना है, तो 17C 9 में कम्बिनेशन बनाना है, तो 17C9 हो जाएगा। अब 9 सदस्यों को प्रथम पंक्ति में बैठाने का जो तरीका होगा क्या होगा? 9 फैक्टोरियल, और शेष 8 सदस्यों द्वारा क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। अब तीनों गुणा कर दीजिए, 17C9 9 × 8, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए तो इस पे है, डाटा एनालिसिस पे है, आसान है, इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहले तो आप इसका जो क्वेश्चन है वो समझिए पहले, जब तक ये नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएंगे, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मशीन M1 और M2 स्वतंत्र रूप से या तो उत्पाद A या B का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, M1 और M2।
फिर कह रहा उत्पादन ए और बी के एक एक नग के उत्पादन के लिए एक एक नग, ध्यान देना, एक एक नग उत्पादन के लिए जो अमोनियम 2 जो टाइम लग रहा है वो मिनट में लग रहा है, एक एक उत्पादन एक एक नग के लिए, ठीक है, मिनटों में। और प्रत्येक मशीन 8 घंटा काम करती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया, ये डायग्राम है हमारा, इसी पे अमोनियम 2 है, यानी ये 10 मिनट के लिए और ये 8 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए 6 मिनट। अब देखिए कह रहा है एक दिन में अधिकतम कितने नगों का उत्पादन कर सकता है। आप एक बात बताना, कोई बंदा कम समय में ज़्यादा नग बना रहा है यानी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। भाई कोई बंदा कम समय ले रहा है यानी उसकी स्पीड ज़्यादा है। अब देखिए हाल में क्या कर रहा है, अतः स्पष्ट है कि क्यू के उत्पादन सबसे कम यानी 6 मिनट लग रहा है, अर्थात सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, क्योंकि भाई समय कम ले रहा है। देखिए क्यू वाला एम1 मशीन से 6 मिनट और M2 मशीन से 6 मिनट ले रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब कहना क्या चाहता है, तो अब हमसे पूछा है कि एक दिन में अधिकतम कितने नग उत्पादन कर सकता है। तो अब क्यू वाला भाई ज़्यादा उत्पादन करेगा क्योंकि 6 मिनट ले रहा है, सबसे कम मिनट तो क्यू वाला होगा। तो देखिए एक दिन में क्यू का एमोन उत्पादन करता है एमोन मशीन द्वारा। तो अब एक बात बताना, अभी बात हुआ कि जो भी मशीन है वो 8 घंटा चलती है, तो 8 घंटा चलती है और गुणे 60 मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट दिया है 6। तो आप बताइए 8 घंटा चलती है और 60 यानी पूरा ये 8 गुणे 60 यानी 480 मिनट काम करती है, जिसमें से हमें पता है कि 6 मिनट में एक नग तैयार करता है। तो 6 से अगर भाग दे दे तो नग की संख्या आ जाएगी कि नहीं, कितना हो जाएगा 8×80। और क्यू मशीन का जो M2 मशीन है वो भी 6 मिनट चलता है, तो सेम ही 80 उसका भी आ जाएगा। देख लीजिए M2 उत्पादन करती है क्यू वाला, तो 60 गुणे 80 बटे 6 कर देंगे, 80 है, तो 80 कितना नग होगा 160। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला इसी पे है, जैसे ये क्वेश्चन देखें, कह रहा P के 30 नग और Q के 25 नग का उत्पादन करने में कम से कम कितना मशीनी घंटा लगे। कोई बात नहीं। अब देखिए P के 30, तो पहले P का टाइम देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये देखिए P का कितना टाइम लगता है 10 और Q का कितना लगता है 6। लेकिन अब कौन सी मशीन की बात करें, M2, तो M2 तो 8 लगता है, देख लीजिए। तो P के, गौर करना, P के 30 नग Q के 25 नग, देखिए P के 30 नग और Q के 25 नग का उत्पादन करने में, तो P के 30 नग का उत्पादन करने में कम से कम समय कितना लगेगा। तो चूंकि इन्होंने कम से कम पूछा, तो P वाला कम से कम कितना चला ये देख लीजिए पहले। P वाला कम से कम 6 मिनट चला, ठीक है। और Q का भी पूछा है, Q का भी पूछा है और P का भी पूछा है। तो आप बताओ P वाला कम से कम यानी P का 6 मिनट लगा हमें पता है, और 30 नग बनाता है, ठीक है। आप एक बात बताना, आप बहुत ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। देखिए, और हमें पता लगाना कि P के 30 नग का उत्पादन कम से कम कितने समय में होगा। P के 30 नग, ठीक है, P के, अच्छा इसमें मशीन नहीं बताया कि कौन सा M2, इसको लिखना चाहिए था, एक मिनट। P के 30 नग और Q के 25 नग का उत्पादन करने में कम से कम कितना समय लगेगा। तो P के 30 नग का उत्पादन, तो P वाला कितना मिनट चला है, यानी 8 घंटा तो काम ही करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए आप ध्यान दीजिएगा, तीस और एक नग बनाने में कितना मिनट लग रहा है P को, 8 मिनट। यहाँ इसको M2 बोलना चाहिए, कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि देखिए ये M2 मशीन द्वारा ना तभी ये 8 मिनट चल रहा है, ठीक है। ये ध्यान देना, मुझे लगता है कुछ मिसिंग है, M2 के लिए यहाँ बोला नहीं है, M2 बोलना चाहिए था। तो देखिए एक नग बनाने के लिए 8 मिनट लग रहा है P को, ठीक। तो 30 नग बनाने के लिए तो 240 मिनट लगेगा, और कितना घंटा हो जाएगा, 60 से भाग देंगे 4 घंटा। Q के 25 नग के उत्पादन करने में कम से कम कितना था। तो Q के लिए तो देखिए, दो, चाहे M1 मशीन हो चाहे M2 हो, 6 मिनट ही ले रहे हैं। देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है, देखिए चाहे M2 ले चाहे M1, सब एक नग बनाने के लिए 6 मिनट ले रहे हैं।
तो आप बताओ 25 नग बना, एक नग में 6 मिनट, तो 25 नग में 25 छक्के 150 मिनट, गुणा कर देंगे 60 से भाग देंगे इसमें, तो 150 मिनट में क्या होता है भाई, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 60 दूनी 20, 120 मिनट में 2 घंटा, बचा 30, यानी 2 घंटा 30 मिनट, और 4 घंटा पहले लगा, 4 घंटा 2 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे 6 घंटा 30 मिनट। ध्यान देना यहाँ एक मिस्टेक है भाई, M2 मशीन द्वारा बोलना चाहिए था, P वाले और Q का भी, ठीक है भाई मशीन है तभी तो क्लियर होगा। 8वां त्रुटिपूर्ण था। 9वां देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी रूढ़ संख्या, तो रूढ़ संख्या को हिंदी में, इंग्लिश में प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या क्या आ सकता है मैं बता दूं, तो क्लियर है, पहले डेफिनेशन जान लीजिए। ऐसी संख्या है जो खुद से या एक से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी रूढ़ संख्या कहलाती है, ठीक है। 1 आर इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, तो या तो एक से या तो खुद। तो अब एक चीज़ हो गया, अब एक चीज़ और समझना कि ये याद कर लीजिए कि 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर मिलते हैं, यानी अभाज्य संख्या है 25, ये आपको याद होने चाहिए। कभी कभी पूछ लेता 50 से 100 के बीच में, तो ध्यान दीजिएगा 50 से 100 के बीच में 10 मिलती हैं, और 1 से 50 के बीच में, तो भाई जाहिर से दोनों 25 हैं मिल के, तो 10 आगे मिला तो 15 पहले मिला होगा, तो 1 से 50 15, 50 से 100 10, 15 10 25, तो आया वो क्वेश्चन है। अब यहाँ कैसे जानेंगे कि 47 अब आज आसान है, बता देते हैं। अभी अभी हमारी चर्चा हुआ कि ऐसी संख्या है जो एक या खुद से कटती हैं, रूढ़ संख्या। तो देखिए 3 से कट रहा है, तो ये तो गलत हो गया, एक के सिवाय किसी से नहीं करना चाहिए, ये 3 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, 17 थे क्यों, 3 से कट रहा है, ये किसी से नहीं कटेगा, यानी 47 है। तो कुछ बातें जो और जानकारियाँ हमें देता रहूँगा, इसको भी आप समझते रहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कह रहा पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना और बानों से 2 गुना। देखिए पूजा का तुलना हो रहा है बानों और चारू से, तो देखिए चारू से 3 गुना, तो एक है तो 3 गुना पूजा कर दिया, और बानों से 2 गुना हो गया। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे डायरेक्ट जो मैंने एरो लगा दिया है सीधे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 कर देना, सीधे रेशियो आ जाएगा। या एक तरीका जो मैंने शुरू से पढ़ाया था, अगर आप परसेंट, फिर से मैं बता दूं, अगर जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर जिनका बेसिक कमज़ोर है, प्लीज़ रेशियो मैंने लगभग कंप्लीट पढ़ा दिया, आप ज़रूर देखें उसको। और लगभग 150 क्वेश्चन मैंने कलेक्शन लिया है, और देखिए मैंने कंप्लीट उस पर बना दिया है, आप ज़रूर देखें। तो एक तरीका ये भी बताया था कि इसके सामने 3 भर दीजिए जो यहाँ होता है, और इसके सामने 2 भर दीजिए, आप सीधे गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और देखें 3 6 2, तो ये टाइम हो गया। अब हमें कैपेसिटी चाहिए भाई, देखिए इन्होंने बोला बानों को पूरा करने में, जबकि अगर तीनों को 2 घंटा लगता है, तो जब तक क्षमता नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो क्षमता कैसे आता है, काम होना चाहिए भाई, 3 घंटा 6 घंटा 2 घंटा लग रहा है टाइम, ये तो कोई काम कर रहे होंगे तभी ना लग रहा होगा। तो 3 6 2 का एलसीएम ले लीजिए, काम 6। अब जाहिर सी बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कहीं ना कहीं ये दूरी एक तरह से यहाँ काम है, तो क्षमता बराबर काम बटे समय, तो 6 में जब 2 3 से भाग देंगे तो 2 क्षमता आ जाएगी, 6 से भाग देंगे तो 1 क्षमता आ जाएगी, 2 से भाग देंगे 3, यानी ये क्षमता आ गया 2 1 3। क्लियर। तो अब करना क्या है, तीनों मिल के, यानी 3 1 4 2 6, 6 की क्षमता से देखिए 2 घंटा ले रहे हैं, और इसी काम को किससे करना है, बानों से। तो बानों की क्षमता कितनी है, बानों ये, बानों की क्षमता 2, तो 2 गुणे के क्षमता बराबर 6 दूनी 12, तो 2 2 कट जाएगा, के का मान 6 घंटा। चलेगा। हम क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन रेलवे भी बहुत पूछता है, ठीक है, ये आपका है स्टैटिक्स से क्वेश्चन है, थोड़ा सा सांख्यिकी से आसान है। देखिए प्रथम छमाही सेमेस्टर के दौरान सैम के अंक इतना दिया है, और मध्यिका क्या होगा, तो मध्यिका निकालना बेहद आसान होता है। सबसे पहले देखिए मध्यिका की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, सबसे पहले इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना होता है, असेंडिंग आर्डर इन द से आरोही क्रम। तो आरोही क्रम देखिए मैंने लिख दिया, अब हम ये नहीं बताएंगे कि हाँ 69 ये ले लो, ठीक है, आप छांट लीजिएगा। असेंडिंग माने होता है छोटे से बड़ा, तो 69 73 ये सब मैंने लिख दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, चूंकि यहाँ 2 चीज़ें होती है, अगर आपने क्लास 6 या 7th में भी पढ़ा होगा तो उसमें भी इतना स्टैटिक्स था कि अगर संख्याएं सम या विषम, यानी सम इन द सेंस इनको जोड़ो तो इनकी संख्याएं 10 हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11 होता तो विषम कहलाता। तो 10 है तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, n वां पद यानी जितनी संख्या है n/2 और प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो n/2 इन द सेंस जैसे 10 है
तो 10 का आधा कितना 5, और n/2 + 1 यानी 10 भाई 5 और 1 6 और बटे 2 हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और नहीं भी याद है तो अभी मैं एक तरीका बताता हूँ। तो पाँचवां पद क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवां 85 और 86 जोड़ के आधा कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको इन सब झाम में नहीं पढ़ना तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, सबसे आसान तरीका है, कभी नहीं भूलने वाला। मान लिया ये फार्मूला नहीं याद आपको, सपोज दैट आपको ये नहीं याद, तो आप जब भी मध्यिका पूछे एक चीज़ अपने भेजे में घुसेड़ लीजिए कि चाहे जो आए, बस जैसे ही मध्यिका पूछेगा मुझे बीचों बीच जाना होगा, तो बीचों बीच चलना शुरू कर देंगे। तो देखिए सम संख्या है तो क्या करेंगे, 4 इधर से हट गया और 4 इधर से हट गया, ये सब हट गया। तो अभी तो बीच में नहीं पहुँचे हैं, तो बीच में कहाँ पहुँचने का मतलब, बीच में पहुँचने मतलब यहाँ बीच होगा। तब बीच में कैसे पहुँचेंगे, तो 85 और 86 के बीच में क्या होता है आप बताओ, 85 86 के बीच में क्या है। तो कुछ नहीं करना, इनका जो अंतर है उसी का आधा पहली संख्या में जोड़ दिया करिए। अगर आपको ऐसा ना समझ में आया तो आप रेशियो वाला जो मैंने कि एवरेज पढ़ा दिया है, पूरा एवरेज भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ देखें, सारे तरीके मैंने बहुत अच्छे बताए। तो 85 और 86 का अंतर कितना, 1, उसी का आधा हमेशा जोड़ दिया करिए पहले नंबर में। तो 85 में आधा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 85.5, यही चीज़ देखिए लिख किया गया, वही 85 86 के बीच का अंतर, यानी अंतर का जो हमेशा आधा करके इसमें जोड़ दिया करिए, सबसे अच्छा फंडा है। ठीक, अब आप कहेंगे नहीं सर जी सम था तो आपने कहा कि ठीक है बीचों बीच, अगर ही विषम होता तो चलिए विषम वाला भी सीख लीजिए। जैसे ही संख्या यहाँ तक होता, मान लो इतना ही होता, तब हमें मध्यिका निकालना होता, तब तो बेहद आसान है, 4 इधर और 4 इधर, बचा कुचा ये जो बीच में, यही मध्यिका हो जाता 85। तो सिंपल है ना, आपको फार्मूला नहीं लगाना, आप ऐसे सीखें, ये ज़्यादा बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। देखिए एक चीज़ और है, एसआई के बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि हम अर्थमेटिक पढ़ लेंगे और एडवांस तो आता नहीं है, तो बेटा एडवांस भी थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए ये एडवांस का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए लगाते हैं इसको, हम तो लगाएंगे। पहले हम आपको रफली इन द सेंस ऐसे समझा दें कि कहना क्या चाहता है, फिर मैं फिगर को इसी को बड़ा करके इसको भर के बताऊँगा ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, भले से होगा, आपको कैरियर बनाना है तो प्लीज़ आप इसको क्विट मत करिए, इस वीडियो को पूरा देखा करिए, अपना टाइम ज़रूर दिया करें। जैसे अगर आप PQRA से एक आयत है जिसमें PQ = 2QR, T एक ऐसा बिंदु है जिसकी PQ से कम दूरी √3QR है। तो अब इसका मतलब समझे, ये आयत है। अब देखिए ये जो PQ है कह रहा है इस QR का दुगना है, तो मैंने बताया ना, अभी मैं रफली बताता हूँ। मतलब ये हो गया, अगर ये 1 है, रफली का मतलब ये समझिए, अगर ये 1 है तो ये दुगना है। उसके बाद क्या कहता है, कह रहा है T से एक ऐसा बिंदु है, T से ऐसा बिंदु मान लें यहाँ n है, TN है ये। अब कह रहा है T से एक ऐसा बिंदु है PQ से कम दूरी √3QR है, यानी ये जो QR है, अगर ये QR है तो इसका ये देखिए QR का √3 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये जो TN है ये √3 है। तो अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं पहले बताया अभी समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दिमाग में बना रहा हूँ, कहना क्या चाहता। अभी ये फिगर समझ जाएंगे, पढ़ते मैं फिगर उठा लूँगा और समझा दूँगा। फिर कह रहा है अगर यम Q2 तथा N PQ का मध्य बिंदु, मतलब ये जो N है जो मैंने बनाया था ये मिड पॉइंट है इसका, और ये जो M है वो TQ का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, तो QMR यानी ये पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। तो ये तो रफली हो गया। अब हम आपको थोड़ा बड़ा करके सिखाते हैं, अब क्वेश्चन मजा आएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा है। मुझे तो क्वेश्चन याद हो गया, कहना क्या चाहता। देखिए बेटा कहना यही चाहता था, बहुत अच्छा। एक चीज़ और समझ लीजिए पहले, चलिए अब इतना तो आपको आता होगा। देखिए अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और इसने बोला था इसका दुगना, तो ये 2 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इतनी दूरी। जाहिर सी बात है भाई, दुगना था, ये बोला था ना PQ जो है QR का दुगना, पहली लाइन ही लिखा था, यानी ये दूरी 1 यूनिट हो गई ये 1। इसने बोला था फिर कि जो ये n मान लीजिए नहीं, n लिखा है कि TN जो है वो PQ का मिड पॉइंट है। देखिए PQ का मिड पॉइंट है, TN ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों बराबर होंगी भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा। अच्छा अगर ये भुजा बराबर होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी ख़त्म हो जाएगी कहानी इसकी। अगर ये भुजा बराबर, और इन्होंने एक चीज़ बोला है और,
ठीक है, ये मिड पॉइंट है और इधर से ये मिड पॉइंट है, यानी ये इसके बराबर होगा, होगा ना। हाँ, अब एक बात बताना आप जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। ये 1 है, ठीक है, ये 1 है और ये बोला था कि ये √3 गुना है। भाई बोला था ना ये QR, ये √3 QR लिखा है, आप देख लीजिएगा। QR जो है, QR का ये √3 QR है, तो मैं 1 ले लेता हूँ, ये √3 ले लेता हूँ। अच्छा, ये 1 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो अब एक बात बताना, एक संबंध बन रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप बताओ, ये √3 है और ये 1 है, तो 1 √3 किसके सामने होता है? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 हो गया तो सेम प्रोसेस इधर भी होगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप बताओ, 2 कोण 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 60 डिग्री। यानी TPQ क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। अब बात हो जाएगी ख़त्म। अगर ये समबाहु त्रिभुज हुआ तो ये समद्विभाजित था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, आधा हो जाएगा। अगर ये 30 हुआ, बहुत ध्यान से देखना, ये 60 हुआ, तो अब ये 90 यानी समकोण त्रिभुज। और उसके बाद इन्होंने बोला था, ध्यान दीजिएगा, अब ख़त्म होने को है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, और ये 90 है, बहुत ध्यान से देखना। और ऊपर ये एंगल हमें पता है कि ये 60 है, तो 90 और 60 यानी ये पूरी एंगल, ये पूरी एंगल कितना हो जाएगा? 90 60 मिलके। भाई 90 इधर है, ऊपर 60 है, तो ये हो जाएगा 150, हो जाएगा ना 150 एंगल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही लास्ट लाइन है, हमें चाहिए QMR, ये एंगल चाहिए M वाला, ठीक है। तो एक बात बताओ, 150 वो है और हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, और ये बराबर हो गई इसके। तो ये बताओ, ये अगर इसके बराबर हो गई, और आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो 150 पहले था, 150 में कितना जोड़ें? 180। भाई तीनों त्रिभुज का योग 180 होता है, तो 150 ये हो गया, बचा 30, तो 30 को आधा आधा दे दो, तो ये 15 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। और यही हमारा आंसर है, 15 डिग्री। एक बार फिर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 15 डिग्री यही आंसर आ रहा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 13 वाला। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, एल्विन ने 3 किस्मों का समान संख्या में कंगन खरीदा। अच्छा, समान संख्या में कंगन खरीदा, इसका मतलब संख्याएं समान है, जिनकी कीमत प्रति नग 30, 35, 65 रुपये है। उन्होंने सभी कंगनों के लिए 1690 रुपये खर्च किया है। उन्होंने प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे? तो हम कंगन की संख्या मान लेते हैं x है। तो अगर वो x कंगन खरीदता है और एक कंगन, जैसे अभी हम आपसे कहें कि मैं एक किताब खरीदता हूँ 50 रुपये का, और मैं 3 किताब खरीदता हूँ, तो बताओ पूरे रुपया कितना होगा? तो आपको 3 में 50 से गुणा करना पड़ता है कि नहीं? 150 रुपया। तो अगर मैं x खरीदता हूँ तो x में ये 30 से गुणा करना पड़ेगा, तो 30x हो जाएगा, और प्लस 35 रुपया का एक और है, दूसरा वाला जो बराबर खरीदता था वो भी 35x, तो 30x 35x 65x बराबर 1690 जोड़ लेंगे, 130x 1690, x का मान आ जाएगा 13, वही x निकालना था क्योंकि समान संख्या पूछा है। चलिए अब ये देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बार्डमास लगा लीजिए। बार्डमास का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एंड सब्ट्रैक्शन, क्लियर। तो इससे पूछ रहा है ये इसका मान क्या होगा? तो सिंपल है, इसमें गुणा करना है तो 72 हो जाएगा, 12 36 और 3, तो 72 36 3 जोड़ लेंगे 111 हो जाएगा, और ये 36 और 9 9 81, तो 36 9 जोड़ेंगे 45, 111/45 भाग देंगे 2.46, और ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन देखो, अब ऐसे बच्चों वाला भी क्वेश्चन इसमें पूछा था, तो कुछ अच्छे भी क्वेश्चन, भाई जाहिर सी बात, देखिए कहीं ना कहीं वो मॉडरेट ही देगा, मॉडरेट इन द सेंस अच्छे और थोड़ा सा उस टाइप का। अब जैसे कह रहा है 1 सेकंड, 1 मिनट का कितना दशमलव? अब देखिए दशमलव है, कुछ लोग 1/60 × 100 करने लगेंगे, ये दशमलव पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा है। तो आप बताओ 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में कितने मिनट? 1/60, और 60 से जब भाग देंगे तो 0.0166 आएगा, क्लियर। तो भाग तो आता ही होगा, इसको लगा लीजिएगा। 16 त्रुटिपूर्ण था क्वेश्चन 2, इसमें एरर आए थे 40 क्वेश्चन में। 17वां देखिए, ये देखिए सिंपल है, देखिए ये कहीं ना कहीं जानते हैं, ये मिक्स, ये जो फ्रैक्शन है
मिक्स वाला, जैसे ऐसे आता नहीं था 1+1/1+1/3+1 ऐसे करके, उसी टाइप का है। लेकिन आयोग भी देखिए वो सीधा लिख दिया है, उस तरह नहीं लिखा है। लेकिन हमेशा ध्यान देना, ऐसे फ्रैक्शन में क्या होता है, वो पीछे से सॉल्व होता है। पीछे से बेटा मतलब ये यहाँ से। तो आप बताइए, ये लिखा है 4-1/4, तो आप बताओ 4-1/4 का मतलब क्या होता है? 16 में से 1 गया 15/4, यही तो मतलब हुआ। तो देखिए 4 चौक 16, 1, 16 में से 15/4 यानी 1। अब देखिए 1/15/4, और आप बताओ 1/15/4 ये लिखा है, तो ये 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 4 1 यानी अपोज। भाई किसी भी संख्या का 1 कुछ लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं वो इनवर्स है, यानी उल्टा। तो 15/4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4/15। तो अब देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम देखें 4, ये 1/15/4 को मैं लिख सकता हूँ 4/15। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए 15 चौके 60, 4 64 यानी 64/15, फिर 1/64/15 हो गया। फिर हम 1 है चूँकि, तो फिर ये 15/64 बनेगा एक बार। फिर एक बार गुणा होगा तो 64 × 4 और प्लस 15 जोड़ेंगे 271/64, चूँकि 1/271/64 है। फिर अपोजिट हो जाएगा तो 64/271 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, डी। ये क्वेश्चन 8वां देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है एक ठोस सम गोलाकार, थोड़ा इसका मतलब समझिए। एक ठोस सम गोलाकार सिलेंडर, सिलेंडर माने होता है ये बेलन, बेलन को सिलेंडर कहते हैं इंग्लिश में। इसको गलाया गया और गला के एक शंकु बनाया गया, सम आधार वाला। तो आधार सम होने का मतलब क्या होता है? इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, यही तो मतलब हुआ। अगर आधार सम है तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो त्रिज्याएं बराबर कर दीजिए। फिर क्या कहता है, कितने प्रतिशत? अब कह रहा है शंकु। अब एक बात बताना, अगर आधार सेम रहेगा तो ऐसा संभव है कि आप बताइए इतना आप शंकु बना रहे हो, आधार यही है, तो ये जो हिस्सा बढ़ेगा, ये सब, तो ये जो हिस्सा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका ऊंचाई और बढ़ जाएगी कि नहीं? बढ़ जाएगी भाई, जाहिर सी बात है। आधार वही है तो ये जो मिट्टी है ये वाला भाग तो ऊपर चला जाएगा, यानी हाइट देखिए बढ़ जाएगी। यानी अब हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, इसकी h1, और इसमें तुलना कर देते हैं। इसकी ऊंचाई h1 कर लेते हैं, ये h। तब देखिए वही करते हैं, सिलेंडर का आयतन शंकु के आयतन बराबर होगा, क्योंकि मिट्टी तो वही है जो आयतन गला के बनाया गया है, मात्रा तो वही रहेगा। तो माना शंकु की ऊंचाई h1 ये जो है, तो आधार का देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आधार क्या है? सर्किल, तो πr²h। और ये चूंकि शंकु 1/3 हिस्सा होगा, 1/3 πr² h1 मान लिया मैंने, इसलिए h1 बराबर क्या हो जाएगा? 3/h। अगर यहीं से रेशियो में निकालूं तो देखिए h1/h करेंगे तो हो जाएगा 3/1। तो आप एक बात बताना, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। यानी पहले जो h1 था वो अब 3 हो चुका, तो आप बताओ 1 में कितना बढ़ा है? 2, और परसेंटेज होता है गुणे 100 कर देते, तो बताओ 200% बढ़ा है कि नहीं? भाई 1 से कोई वैल्यू 3 हो गया तो बढ़ गया कितना? 200%। यही चीज़ मैंने सॉल्व भी किया, आप ऐसे भी देख लीजिए। अतः स्पष्ट है कि ऊंचाई 3 गुना है, देखिए 3 गुना है, जिसमें 2 की वृद्धि शामिल है, इसलिए 1 में 200%। चलिए 19 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से करा करिए, ज़्यादा खुश रहेंगे। कह रहा क्यू पी के 20% के बराबर, तो पी को मैंने 100 मान लिया भाई, परसेंटेज, तो 20% के बराबर यानी वो 100 है तो ये 20 होगा। आर क्यू के 30%, आर जो है वो क्यू के 30% है, तो 20 का 30% निकालिए, 6 होगा। तो देखिए वैल्यू पता हो गया, 20 6 100। तो निम्न में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर होगा? तो पहले आर का 30% निकालिए, तो आर का मान कितना है? 6, 30% कितना होगा? 1.8। अब जो हमारा 1.8 देगा वही हमारा आंसर है। तो आप बताओ ऑप्शन में चाहे ले चाहे ना ले, इन्होंने पूछा है किसके बराबर होगा, तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन उठाते, देखिए पी का 1.6। आप बताइए, इन्होंने सब जगह पी 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 दिया, यानी एक चीज़ तो श्योर है। देखिए कुछ ऑप्शन का भी फ़ायदा लिया करिए। एक चीज़ श्योर है कि मुझे जो भी निकालना हो पी निकालना, तो और मुझे पता है पी 100 है, और मुझे पता 1.8% लाना, तो भैया कुछ करना ही नहीं है। 1.8 लोगे तभी तो 100 में देखिए जो वृद्धि होती है वही परसेंटेज होता है। जैसे हम कहते हैं मेरे पास 100 रुपया है और मैं 20% कमा लिया, यानी 20 रुपया कमा लिया, तो वही 20% जो कमाए 100 में 20, वही 20% है, क्योंकि 100 में 20 और गुणे 100 करेंगे 100 कट जाएगा, 20% आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग?
तो सिंपल सा है, 100 का 1.8% निकालेंगे, 100 कट जाएगा और यही 1.8 आ जाएगा, यानी पी का 1.8%। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग पढ़े होंगे और मैं भी आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, और बहरहाल आप लोग जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस इस बेस पे ही कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी बेसिक अच्छी होगी। नहीं अच्छी होगी कोई बात नहीं, आप मेरे जो सिंपल वीडियो मैंने बनाया उनको देखें ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी चीज़ें मैंने उससे पढ़ा दिया है लगभग, ठीक है। और डेली एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग भी हैं प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा गुरु दक्षिणा है, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अब इतना तो हक बनता ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको देना ही चाहिए, तो देना ही है, तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो कह रहा है 10,400 रुपये की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भाग में दिया गया कि एक भाग पे 10% 5 साल के लिए और अन्य हिस्से पे 9% 6 वर्ष के लिए, और ब्याज बराबर है, तो दोनों का रकम। अब देखिए कंडीशन देखिए मैंने हाईलाइट किया, ब्याज बराबर है, तो देखिए अब कुछ इसका बेसिक समझ लीजिए। देखिए जब ब्याज बराबर होता है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन होता है। ब्याज बराबर का मतलब क्या होता है, I1 बराबर I2, यानी पहला ब्याज बराबर, और ब्याज बराबर क्या होता है P1, भाई जाहिर सी बात इसका P1 है R1, T1 बराबर P2 R2 T2 करोगे, यही तो करोगे। अब चूंकि मुझे मूलधन का रेशियो चाहिए, तो आप P1 बटे जब P2 करोगे, या बराबर कुछ तो करोगे, बराबर मान लिया K मान लिया, तो जब आप P का मान निकालोगे तो देखिए K बटे क्या हो जाएगा R1 T1, फिर P2 निकालोगे दूसरा भाग K बटे R2 T2। तो जब आप बताओ K बटे R1 T1, ठीक है, और रेशियो P1 का मान और P2 का मान K बटे R2 T2 करोगे, तो बताओ K कट जाएगा कि नहीं, यानी 1/R1 T1 1/R T2। तो ये फार्मूला यहाँ से जनरेट हुआ जो मैंने आपको हिंट दे दिया। तो अब डायरेक्ट हम रख देते हैं वैल्यू, 1/R1 T1 1/R2 T2, 1/R1 है 10% 5 साल के लिए, 9% 6 साल के लिए। तो अब चूँकि रेशियो है तो 9 छक 54 और 10 पचे 50, तिरछा गुणा हो जाएगा 54 50, काट देंगे 27 25, ये हमारा रेशियो आएगा। इसका मान जोड़ेंगे तो 52, और 52 का मान 10,004, सीधे 200 गुना। तो एक का मान 200, तो हमें 27 निकालेंगे, तो 27 में 200 गुना करेंगे 5400, 25 में 200 गुना करेंगे तो 5000, और यही हमारा आंसर। क्लियर। ये 2.21 क्वेश्चन देख लीजिए आप। जैसे कह रहा है एक, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कोशिश करिए इनको जो है कॉमन लेने का। तो देखिए 2 का मल्टीपल है 6, 2 गुणे 3, और ये 5 गुणे 3। तो आप बताओ यहाँ भी 2 गुणे 3, यहाँ भी 2 गुणे 3, ऐसे ऐसे लिखोगे कि नहीं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, कॉमन ले लेंगे। देखिए अगर 6 में देखें तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे, यह 3 पचे, ऐसे लिखें। तो आप बताओ यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सुन पा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी यहाँ 3 त्रिका 9 त्रिक 27 कॉमन हो जाएगा। चूँकि यहाँ प्लस लगा तो यहाँ से भी वही 3 त्रिका 9 त्रिक 27 कॉमन हो जाएगा। तो 27 क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 कॉमन, यानी 3 क्यूब कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा ये। और यही चीज़ ऊपर देखिए, इतना प्लस यहाँ इतना प्लस यहाँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 बटे कितना बच जाएगा 27, और 27 से भाग देंगे तो 0.037। अब भाग दीजिए, ये आपका काम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 किलोमीटर प्रति घंटा की और 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरी तय किया। भाई टाइम टोटल लगा है 55, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी को मैं x मान ले रहा हूँ। अब देखिए माना समान दूरियों में से एक दूरी x है, इसका मतलब x दूरी प्लस x दूरी प्लस x दूरी, 3 दूरी माना। और समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी मिल गया। इस दूरी को पहले वाले को 5 से चला है, दूसरे वाले को 10 से चला है, तीसरे वाले को 15 से चला। तो अब देखिए तीनों जगह x ऊपर है तो x कॉमन ले लिया, और 5 10 15 के एलसीएम 30 हो जाएगा। तो देखिए 5 छक 30 करेंगे तो 6x हो जाएगा ऊपर, यानी 6 और x बाहर कर दिया। ऐसे 3 दाम 30, 3 जोड़ देंगे, 6 3 9 तो 11, ठीक है, बटे 30 बराबर 55/60। अब देखिए गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 तो 11। अब तिरछा गुणा, भाई 55/60, इधर 11/30 हो जाएगा। तो x का मान देखिए ये 11 से कट जाएगा, 11 पचे 55, 5 12, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/12, और 6 से काट देंगे तो 6 पचे 30, 6 दूनी 12, यानी 5/2 किलोमीटर।
ठीक है, और बदलेंगे तो 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। 5/2 माने 2.5 किलोमीटर, लेकिन 2.5 किलोमीटर क्या है, 2.5 किलोमीटर तो 1 है और 3x था, तो 2.5 3 कितना होगा 7.5, या वही चीज़ है। 5/2 को 3 हिस्सा में गुणा कर देंगे तो 15 का आधा 7.5, ऐसे भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग भी यहाँ पर कैलेंडर जिनको पढ़ना, मैंने 2 टाइप का वीडियो कैलेंडर बनाया, एक तो बेसिक छोटे छोटे पार्ट में, और एक मैंने एक मैराथन वीडियो बनाया, तो उसको ज़रूर देखें। कैलेंडर मैंने बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत अच्छी कोडिंग किया है, और लगभग सारे टाइप, लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने सारे टाइप पढ़ा दिया है कैलेंडर, उसको ज़रूर देखें आप। प्लेलिस्ट में सारा चीज़ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करें। बाकी क्वेश्चन देखें, अगर दिसंबर 15/2005 शनिवार था, तो दिसंबर 15/2004 को कौन सा दिन था। तो बैक डेट में पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना रहता है कि लीप ईयर कहाँ है और उस लीप ईयर में क्या फरवरी टकरा रहा है कि नहीं, यही जो ध्यान देगा उसका कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो जब मैंने इसको चेक किया तो देखा 15 दिसंबर 2005 को बोल रहा है शनि है, और पीछे बैक डेट में पूछ रहा है। तो आप बताओ, पहले 2004 आएगा तब 2005 आएगा, यानी कहीं ना कहीं जब चेक करेंगे दिन को तो हम ऐसे चेक करेंगे। तो चेक कर लीजिए, पहले तो मुझे लीप ईयर ढूंढना पड़ेगा कि नहीं फरवरी। तो आप बताओ, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा 2004 के बाद, और 2004 के बाद 2005 में एंट्री कर जाओगे, जिसमें फरवरी 2005 में पड़ेगा। और 2005 क्या है, सिंपल ईयर है, क्योंकि लीप ईयर है ही नहीं। लीप ईयर तो 2004 था, लेकिन इसमें फरवरी पड़ा ही नहीं। इसका मतलब सिंपल हुआ कि सिंपल ईयर का चक्कर है। और 2 तरह के ईयर होते हैं, सिंपल ईयर या लीप ईयर। और सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में 366। और जब अतिरिक्त दिन निकालते हैं बटे 7 करते हैं, 7 से भाग दोगे तो यहाँ 1 अतिरिक्त दिन बचेगा और यहाँ 2। तो फंडा इसका है, यानी 1 अतिरिक्त दिन मतलब क्या है, 1 दिन बैक जाएंगे बस। तो जब 1 दिन बैक जाएंगे शनिवार से, तो क्या आएगा, शुक्र। अभी यही आगे का पूछा होता, चूँकि पास्ट पूछा है, फ्यूचर पूछा होता तो एक जोड़ देते, रवि आ जाता। क्लियर, तो शुक्रवार आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, ये सिंपल सा तरीका होता है, इसमें कभी भी आप उस फार्मूले पे ना जाएं, x - y अपान पता नहीं क्या होता है, वो चीज़ें नहीं, आप ऐसे परिणाम माइंड लगाएं। कह रहा y x से 20% अधिक है। देखिए y ज़्यादा है, यानी ये x है और ये y है, ये y है, थोड़ा गलत लिख दिया गया था। देखिए, ये इससे ज़्यादा 20। तो आप बताओ, कोई भी वैल्यू जो ज़्यादा होता है, अगर वही चीज़ कम कर दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन वो कम संख्या में नहीं कह रहा, प्रतिशत में कितना कम करे, तो कोई बात नहीं। तो ये 20% ज़्यादा था, अगर ये 100 था तो 120 हुआ। अब कह रहा कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो 120, जो आपने 20 बढ़ाया है वही 20 कम कर दीजिए। तो 120 में 20 और 100 में कितना कम करे। तो मैंने आपसे एक चीज़ सिखाया था, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हो या शुरू से हमारे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था, इधर जो होता है रेशियो, जैसे यहाँ 120/100 बन रहा है, तो हमेशा इस दी गई संख्या में उल्टा गुणा किया जाता है। 100/120 गुणा कर देंगे, और ये 16.67%। और कई बच्चे ऐसे भी याद किए होंगे, ऐसे भी देख लीजिए, जैसे 20% का मान 1/5 होता है, तो 1 बढ़ गया तो अब हो गया 6। तो जो बढ़ा है 1 वही कम करना पड़ेगा, तो 6 में 1 कम करना पड़ेगा। 100 चेक कर लेंगे तो 16.67 तब भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से लगाने का फ़ायदा क्या है, ऐसे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसीलिए मैं फिर से बता दूँ, 100 से 120 हुआ, तो 120 में 20 कम करना है, तो 100 में कितना, तो 20, और ये अपोजिट गुणा कर दीजिए 100/120, और ये हमारा आंसर है। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर सीखने चाहिए, ठीक है। ये एलिगेशन उसका क्वेश्चन है, मिश्रण का। तो चलिए मिश्रण का एक क्वेश्चन ले लिया जाए, समझा दिया जाए। देखिए, कह रहा है, श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिनके पास ए और बी, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा समझाता रहूँगा और इस पर मैच करता रहूँगा। ए और बी उत्पाद है, उत्पाद ए में 40% लोहा है और 60 जस्ता। देखिए, 40 लोहा 60 जस्ता, तो 60-40 का मतलब होता है ये 100% है। और बी में 35-40, देखिए 35-40-25 जोड़ेंगे तो 100, यानी इसको भी 100% है। अब क्या कह रहा है, अगर उत्पादन ए और बी 1:4 के अनुपात हो, मतलब ये हो गया, अगर ये 1 kg है तो ये 4 kg है, अगर ये 100 kg है तो ये 400 kg, ये कह रहा है। तो कह रहा है, तो क्रमशः मिलाए जाते तो कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित में, देखिए नवनिर्मित में कह रहा है लोहा और जस्ता कितना मौजूद का हो जाता प्रतिशत का, टोटल का कितना प्रतिशत हो जाता नवनिर्मित। तो बहुत आसान, आप ऐसे दिमाग लगाओ, ठीक है। 100 है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये 1 है और ये 4 यूनिट है, इसका मतलब अभी तो 100 ये 1 है, तो आप इसको 4 से गुणा करोगे तो ये 400 बनाओ,
भाई जाहिर सी बात है 400 बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूँ तब समझाता हूँ, इसी समझ लीजिए। जैसे देखिए यानी 1:4 के रेशियो में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया 100 किलोग्राम था दोनों। तो आप बताइए अगर ये 100 किलोग्राम मानोगे तो ये कितना हो जाएगा 400, यानी 4 गुना इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो शुरू में देखिए इसमें क्या था 40% लोहा था, तो 100 का 40 हो जाएगा, और 60 का 100 का 60। अब 100 में देखिए 100 जब था तो 35% था, 40 था, 25% का 25 होगा, लेकिन 400 था यानी 100 का 4 गुना। तो जब आप 4 गुना करोगे तो सारा वैल्यू 4 गुना बढ़ जाएगा। तो चूंकि मुझसे लोहा और जस्ता की बात किया इसलिए हम 4 गुना बढ़ा देंगे। 35 चौका हो जाता है 140 और 40 चौका 160। अगर कांस भी पूछा था तो ये 100 हो जाता, क्योंकि अब जोड़ लीजिए देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा 100, और ये दोनों जोड़ के 300, 300 एक 400 हो जाएगा। अब नवनिर्मित में लोहा का प्रतिशत पूछा तो टोटल तो देखिए 100 और 400 500 है। तो इस 500 में देखिए 140 कितना है, 140 आपका क्या है देखिए लोहा, और यहाँ लोहा कितना है 40, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180। तो देखिए ये 00 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे 180 में कितना हो जाएगा 36%। लेकिन जस्ता का भी पूछा है तो जस्ता यहाँ 160 है और यहाँ जस्ता 60 है, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220, और ये 00 कट जाएगा, चूँकि प्रतिशत निकालना 5 से भाग देंगे 220 में 44%, और यही आंसर। ये देखिए 26वां, देखिए कैलेंडर में मैंने आपको कोडिंग बताया है कि कैसे कौन सा कैलेंडर कैसे रिपीट होता है। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ और ये कभी ना भूलने वाला तरीका है, नहीं तो आप याद करते रहोगे ज़िंदगी भर। देखिए जब भी आपको कैलेंडर को आगे कब इस्तेमाल होगा फिर ये निकालना हो तो लास्ट के जो 2 अंक हैं उसमें आप 4 से डिवाइड करोगे, और किसी भी संख्या में 4 से डिवाइड करोगे तो आपको या तो 0 आएगा भाई, या तो कट जाएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, तो 3। क्लियर। तो अब देखिए अगर 0 आता है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो हमेशा क्या होगा सीधे 28 साल जुड़ जाएगा। भाई लीप ईयर है, 0 आने का मतलब लीप ईयर, यानी लीप ईयर अगर आपको मिले तो सीधे 28 जोड़ दीजिए। और ये 2018 नहीं बल्कि 2028 होना चाहिए, ठीक है, ये गलत छप गया 2028 का। तो अब चूंकि लीप ईयर यहाँ है 2028 है तो 2028 में 28 जोड़ो, चूँकि यार देखिए 28 में 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 0 आया, यानी क्या है ये लीप ईयर है, तो सीधे 2028 में 28 जोड़ेंगे, 2056 में रिपीट होगा। लेकिन बात ये बनता अगर 1 आता 2 आता 3 आता तब क्या करते। तो इनके लिए एक तरीका है बहुत खूबसूरत सा, देखिए 3 नंबरों का यूज़ होता है। 0 वाला तो क्लियर हो गया, अगर लीप ईयर है तो सीधे 28 जोड़ना है। लेकिन अगर 1 आए 2 आए 3 आए तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, हमें पता या तो हमें 6 जोड़ना होता है या तो हमें 11, 2 ही चीज़ जोड़ना होता है, या तो 6 या तो 11। लेकिन इन 6 और 11 में कन्फ्यूजन नहीं होता कब जोड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना, आप ये देखिए कि किससे गुणा करने पे 6 बनता है, 2 गुणे 3। तो देखिए इनसे बनता है 6 और इनसे बनता है 11। देखिए ट्रिक याद कर लीजिए, इनसे बनता है 1 1 से 11 और इनसे बनता है 2 3 6। बस इतना ध्यान देना है कि हमेशा उल्टा करना है, उल्टा, ठीक है। यानी जिसका गुणा करने पे 6 आ रहा यानी 6 नहीं जोड़ना है, तो जोड़ना क्या है 11, और जिनका 11 आ रहा है वहाँ 11 नहीं जोड़ना, जोड़ना क्या है 6। तो याद हो गया खत्म। यानी जिसमें 6 आ रहा है वहाँ 11 जोड़ना है, और जहाँ 11 जोड़ना है, जहाँ 11 आ रहा है वहाँ 6, यानी 1। अब याद हो गया हो कि अगर 1 आए तो 6 जोड़ना है, और 2 या 3 यानी 2 3 6 आए तो 11 जोड़ना है। अब जैसे क्वेश्चन 1 मैं बता दूँ, जैसे यही होता है 2025 आगे कब रिपीट करेगा, तो 25 में 4 से भाग देंगे, 1 आ गया, तो 1 आ गया 11 नहीं जोड़ना क्योंकि 1 से 11 बनता है, तो जोड़ना क्या है 6। सिंपल सी बात, यानी 2025 का 25 6 31 2031 में रिपीट होगा। अब जैसे 2025 26 27 होता, 2027 होता, तो 4 6 24 3 आ गया, और 3 आ गया तो 3 6 का मल्टीपल है, यानी 6 नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा क्या 11। तो 2027 में 11 जोड़ दीजिए, 7 1 8 2 1 3, यानी 2038 में रिपीट होगा। तो ये चीज़ें समझिए। एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ये आया हुआ ही क्वेश्चन है, देखिए 2017 UPSI। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए इसको। कह रहा है कि 10,000 रुपये का मूलधन 12% के हिसाब से 6 महीने का अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक। अब देखिए त्रैमासिक को अंडरलाइन कर लीजिए, यही मेन फंडा। अब आप बताओ, पहले तो रेट और टाइम को आप टाइम और रेट में मिलाइए। तो आप बताओ 6 महीना में 3 महीना कितनी बार आएगा, 2 बार। तो 2 महीना आया यानी यही 2 ईयर, या जो भी आप समझे इसको, यानी टाइम 2 हो गया, यानी 2 ईयर मान लीजिए, 2 वर्ष मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 2 महीना यानी टाइम 2 ईयर हो गया।
चूँकि यूनिट है, रेशियो है, ईयर मानेंगे, कुछ मानेंगे, दिन माने, सब कट जाएगा यानी 2 हो गया। अब चूँकि देखिए त्रैमासिक है 12%। आप बताओ 12 का ये 12 महीने को हमें 3 महीने में चेंज करना, तिमाही लाना। तो आप क्या कियो, 4 से डिवाइड कियो कि नहीं? तो 12 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ गलत छपा 3% होगा, ठीक है, तो रेट 3 हो गया। अब आप बताओ पहले साल का SICI बराबर होता तो 10,000 का 3% क्या होगा? 300। तो 300 सिंपल है, SI दोनों वही होता। और लेकिन हमें पता है CI में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। अगले साल क्या होगा, देखिए पहले तो इस पे ब्याज मिला, अगले साल क्या होगा, इस पे ब्याज तो मिलेगा ही 300, देखिए, लेकिन इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो 300 का 3% 9। तो आप बताओ 300 300 9 यानी 609 रुपया, और 10,000 पहले से था तो 10,609, यही आंसर हो जाए। क्योंकि उन्होंने संयोजित हुई, मतलब पूरा कितना है वो पूछा, ब्याज नहीं पूछा, अमाउंट पूछा। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। LCM का कंसेप्ट, एलिस, बाब और चार्ली एक कंपनी में भाग ले रहे हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला, बाब को एक चौथाई और चार्ली को शेष। तो अब देखें 1/3 1/4, इसका एलसीएम कितना होता है 12, तो मैंने 12 ले लिया। देखिए अब 1/3 हिस्सा निकालेंगे तो एलिस को 4 यूनिट मिल जाएगा, 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो बाप को 3 मिल जाएगा, और शेष बचा देखिए 4 3 7 और 5 12। और इन्होंने पूछा है, कह रहा है कि चार्ली को शेष जो कि 500 रुपया है, चार्ली को जो मिला है यानी 5 यूनिट, यही 5,000 है। तो कह रहा है कि एलिस का भाग कितना 4 यूनिट। तो आप बताओ 5 का 5,000 तो 4 का 4,000, यही आंसर। ये क्वेश्चन देखो सिंपल सा है, कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 है और उनका लघुत्तम 150, उनमें से एक संख्या। तो आपको पता होना चाहिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लासा गुणे मासा। दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या दिया है 25, 4 गुणे लासा गुणे मासा कर देंगे तो 25 से काट देंगे, 25 छक्का 150, तो 4 छक 24, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, पहले तो इसको पढ़ के समझाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन है आसान, थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे अगर 425 लीटर के कंटेनर 2 पाइपों के जरिए रसायनों से भरा गया। पहले पाइप को दूसरी पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया था। अगर पहला पाइप उतनी ही देर के लिए खुला रखता जितना दूसरा पाइप खुला रहा, दूसरा पाइप भी तब तक के लिए खुला रहा जब तक कि पहला पाइप खुला रहा। पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की, अब देखिए यहाँ से कैपेसिटी मिल गई। पहला पाइप, देखिए पहला पाइप दूसरा पाइप, इसको समझें आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनेगा तभी मैं समझा पाऊंगा। कह रहा पहला पाइप दूसरे पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा आधा, यानी इनकी क्षमता आधा, यानी अगर ये 2 लीटर भर रहा है तो ये 1 लीटर भर रहा है, ऐसे समझें। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 17 घंटे भर जाएगा। तो दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा? कोई बात नहीं, दूसरा पाइप तभी पता लग गया जब ये पता लग गया दोनों एक साथ कब। अब देखिए 17 घंटे में भर रहे हैं, इसका मतलब 17 घंटे में 425 लीटर भरा गया। तो 1 घंटे का निकाला जा सकता है कि नहीं, भाग देंगे, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 पचे 85, 25 लीटर भरा जा रहा है दोनों को मिल करके 1 घंटे में। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप इसको समझे। यही इतना है आपका सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन बनाने से फ़ायदा क्या मिलता है मुझे, कि मैं जल्दी से समझा पाता हूँ, समय बच जाता है आपका भी हमारा भी। अब SI की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग तो भाई इतना लगाना ही पड़ेगा। देखिए 17 घंटे में 425, तो 1 घंटे में 25 लीटर, दोनों मिलके 1 घंटे में 25। अब बताइए पहला पाइप का क्षमता 1 और 2, ये तो अभी बताए थे वो आधा भर रहा था। 1 घंटे में पहला पाइप द्वारा भरा गया रसायन। आप एक बात बताओ, पहला पाइप 1 भर रहा है, दूसरा पाइप 2 भर रहा है, यानी अगर मैं बोलूँ कि दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं तो 3 यूनिट। अब बताओ 3 यूनिट में जो फर्स्ट वाला है वो 1 हिस्सा भर रहा है और जो सेकंड वाला है वो 3 में कितना भर रहा है, 2 भर रहा है, यही तो क्षमता है। तो आप बताओ 1 घंटे में 25 लीटर भरा रहा है, तो 25 लीटर जो हर घंटे में, तो पहले घंटे में जो भर रहा है वो उसका जो अपना भरने का अंदाज है इसका दूसरे वाले का, ये 1/3। भाई कम वाला जो पहले घंटे खुल रहा है वो 1/3 1 हिस्सा भर रहा है और दूसरा वाला 2 हिस्सा भर रहा है। तो 1 घंटे में 25/3 भरेगा, और दूसरे पाइप के लिए जो भर रहा है जिसकी क्षमता डबल है वो 2/3 भरेगा। देखिए 2/3। तो सेकंड वाला जो 1 घंटे में दूसरे पाइप 25 लीटर भरा रहा है हर घंटे, तो वो 2/3 यानी 25/3। तो अब चूंकि पहला पाइप दूसरे पाइप से 5 घंटा ज़्यादा चलता है, तो पहले को जो 25/3 है इसको 5 घंटा चला देते हैं, 5 घंटा, तो 125/3 लीटर भर जाएगा। चूँकि 425 लीटर टोटल भरा है, उस 425 में 5 घंटा ये चला था
तो उस 5 घंटे का वाला पानी निकाल दीजिए तो बचेगा 1150/3। अब ये जो बचा है 1150/3 यही दोनों एक साथ भरे होंगे तो पाइपों द्वारा भरा जाएगा दोनों पाइपों। तो 1150/3 देखिए 1150/3 यही बचा है। और इसको किसकी क्षमता से भर रहे हैं? दोनों तो भर रहे हैं। आपको पता ही है कि दोनों 5 कितने घंटे में भरे थे? 25। भाई अगर पूरा देखें आप 25 लीटर दोनों एक साथ मिल करके 25 लीटर भर रहे हैं। तो अब टाइम पूछा है, चूँकि टाइम ही तो पूछा है, तो दोनों मिल के 25 लीटर भर रहे थे एक साथ और यही भरने में कितना टाइम लगेगा तो भाग दीजिएगा। ठीक है, अगर भाग देंगे तो देखिए 25 चौका 100। अब ये कटेगा नहीं पूरी तरह से तो हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 छक्के 150, 46/3 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 15 से 1/3 यानी लगभग 15 घंटा। और मुझसे लगभग में ही पूछा है तो 15 घंटा आ जाएगा। 31 क्वेश्चन देखिए, ये फिर वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लासा गुणे मासा आ गया। दो संख्याओं का मासा दिया है 25 और उनमें लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो जो गुणांक हैं, गुणक माने अवयव यानी कहीं ना कहीं अभाज्य इसको बोला जाए, सहअभाज्य एक तरह से समझिए, और बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो लासा क्या होगा आप बताइए, लासा क्या होता है? अगर आप ध्यान दें, जैसे अगर मैं बोलूँ पहली संख्या 14 है दूसरी संख्या 17, इनका लासा बताए तो दोनों गुणनफल ही तो लासा होगा। जैसे मैं बोलूँ 2 और 3 का लासा तो 2 3 6 होता है कि नहीं। उसी तरह लासा निकाले दोनों संख्याओं का 14 17, जिनमें मासा कितना है 25, जिनमें से छोटी संख्या कितना है देखिए 14। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अगर आप देखें तो बड़ी संख्या क्या होगा, भाई लासा गुणे मासा बराबर छोटी संख्या गुणे बड़ी संख्या। तो देखिए उसी तरह से लगाया गया भाई, छोटी सी माने छोटी संख्या, बी माने बड़ी संख्या बराबर यल माने लासा, यम माने मासा। तो हमें बड़ी संख्या चाहिए, छोटी संख्या हमें पता है कितना 14 बराबर लासा कितना दिया देखिए 14 गुणे 17, तो आप 14 गुणे 17 रखोगे और गुणे यम माने मासा, मासा कितना है 25। और बट अब देखिए अब जब भाग दोगे और गुणे बी माने बड़ी संख्या नहीं गया तो 14 14 कट जाएगा, तो 14 14 कट जाएगा। यही चीज़ मैंने डायरेक्ट किया था 17/25 425 आंसर। ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये है कि अब पढ़ते पढ़ते ही समय लग जाता था एग्ज़ाम में, तो इसको आप बनाए रखें, ठीक है, प्रैक्टिस करके रखें ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाएँ। देखिए 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फ़िल्म देखने के लिए टिकट खरीदे। वो लोग जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है, ठीक है, उन्होंने जो ख़रीदा वो 25 रुपया पर टिकट ख़रीदा, लेकिन जो 25 वर्ष से कम है उनको 25 रुपया भुगतान करना पड़ता है। और कुल राशि कम 25 से कम उम्र वाले और ज़्यादा उम्र वालों द्वारा 1,50,300 रुपये इकट्ठा हुआ। तो उन संख्याओं का पता लगाया जो 25 साल से ज़्यादा और फिल्म देखी। तो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि टोटल कितने लोग हैं 2500। इसको समझ लीजिए, अगर 25 साल से ज़्यादा वाले, ठीक है, 25 साल से ज़्यादा वाले देखिए, माना जिनकी उम्र 25 साल से अधिक है और फिल्म देखी है उनकी संख्या x मान लेंगे। अगर ये x हो गया तो बची 2500 माइनस x ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ख़त्म हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन ख़त्म। तो अब एक बात बताओ, 25 से अधिक जो है आपने x माना, तो x और इनका 75 रुपया, तो 75 गुणे 100 रुपया। अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देखिए ये समझ लीजिए सोल्यूशन। तो 75 गुणे x और जो बचे हैं 25 रुपया दिए हैं छोटे छोटे लोग, 25 से कम 25 माइनस 25 माइनस x 25। अब देखिए कुछ करना ही नहीं है, गुणा कर देंगे 75x 25x, ये हो जाएगा 25 गुणे 25 625 बराबर इतना। 75 25 घट जाएगा, 50x घट जाएगा 8780, 50 से भाग देंगे 1756। अब इतना कैलकुलेशन करिए आप। देखिए ये एलिगेशन का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा 3 रुपया 20 पैसा। देखिए जब भी कोई दो चीज़ मिलाई जाती है ए और बी तो हमेशा एलिगेशन बनता है। तो इसमें बड़ा माइनस छोटा लगता है और यहाँ से संख्या का रेशियो आता है, मात्रा का, ठीक है। तो आपसे पूछा है, देखिए 3 रुपया 20 पैसा पहली मात्रा है और ए वाला और बी वाला 2 रुपया 90 पैसा में मिलाएगा बी के साथ, ताकि मिश्रण 3 रुपया 80 में बिके। तो ले लीजिए, घटा दीजिएंगे इसमें तो 9.09 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 3.80 से 3.2 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6.0 तो डिवाइड कर देंगे, 3 त्रिक्का 9, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3। क्लियर?
आ गया होगा मुझे लगता है। अरे 0 में से 0 देखिए, 0 में से 0 0 और 9 में से 8 गया, 18 में से 9 गया 9, ये 0.9 आना चाहिए, थोड़ा गलत हो गया। 0.9 और 0.6 तो कट जाएगा 0.3 3 3 दूनी 6 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अगला ये देखिए, थोड़ा सा उसका क्वेश्चन है ये सेट का, तो कोई बड़ी बात नहीं, सारा मान दिया है। देखिए ए और बी लगे तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ये इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगर पी ए हाफ दिया, पी बी 1/3 दिया, पी ए और बी का पता लगाना, तो पी ए का मान दिया, पी बी का मान दिया, और पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। ठीक है, तो पी और बी बाई ए का मान होता ही है पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बाई ए, फार्मूला होता है। तो इसका वैल्यू रख दीजिए, 1/3 1/2 गुणा कर देंगे तो पी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 1/6। ये देखिए थोड़ा सा ट्रेन का क्वेश्चन आया, कह रहा है वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेज़ी से, देखिए 40 मिनट तेज़ी से जो चल रहा है वो कम समय लगा रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा। देखिए जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वही कम समय लगाए, और जिसकी स्पीड कम हो, जैसे इसकी स्पीड 30 है वैगई एक्सप्रेस की, और इसकी 80, यानी ये कम समय लगा रहा होगा, ये ज़्यादा। और समय का जो अंतर है 40 मिनट, जाहिर सी बात है कम चाल द्वारा चली गई दूरी और ज़्यादा चाल में से जो समय लगा होगा उसको घटा के तभी तो 40 मिनट आएगा, और दूरी फिक्स है। तो माना जो बीच की दूरी है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ देते, 40 मिनट तेज, पी और क्यू के बीच की दूरी नहीं पता, उसको एक्स मानेंगे, तय करती है, दूरी का पता लगा। अगर वृंदावन एक्स की जो स्पीड है वो 80 है और वैगई की 30 है, तो कोई बात नहीं, एक्स को देखिए, एक्स को एक चल रहा है किससे, 30 से, तो इसके द्वारा लगा समय माइनस 80 के स्पीड से द्वारा लगे समय बराबर 40 माइनस 40 बाई 60 कर देना, क्योंकि घंटा में बदलना है, और बाकी कैलकुलेशन करना आपको आता ही है। देखिए 80x और 30x घटा देंगे 50x, और हर का गुणा हो जाएगा, 50 गुणे 30 गुणे 80, और 2/3 हो जाएगा, 0 0 कट जाए, 2 दूनी 4, भाई 20 दूनी 40, 20 60। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये गुणा हो जाएगा 30 गुणे 80 गुणे 2, और नीचे हो जाएगा 50 गुणे 3, काट दीजिएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए सिक्का, अभी देखिए रेशियो में मैं सिक्का, ठीक है, कल मेरा वीडियो भी पड़ेगा सिक्का का, आप देख लीजिएगा, सिक्का मैंने बहुत ज़बरदस्त बताया। और एक क्वेश्चन आता है, जैसे कह रहा है एक थैली में 305 रुपये की राशि 4 5 7, ये राशि दे दिया है, गलत दिया है, यहाँ सिक्कों की संख्या है, हमें एन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ कॉइन 4:5:7 है। फिर कह रहा 25 और 10 और 50 पैसे के सिक्के हैं, ये 25 और 10 50, ठीक है, तो क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। इसमें हमेशा ये ध्यान दिया करिए कि सिक्कों की संख्या इतना अपने मन से बना लिया करिए ताकि पूर्णांक में रुपया आए, तब आपका कैलकुलेशन टफ नहीं होगा। जैसे आप बताओ, जैसे 7 सिक्का 50 पैसे का, तो आप बताओ अगर मैं बनाऊँ इसको तो 3.5 रुपया बनेगा, पॉइंट में बनेगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे, बड़ा आसान हो जाए। जैसे अब रेशियो क्या होता है, सारी संख्याओं में अगर बराबर गुणा करेंगे मान में कोई अंतर नहीं, मैंने सबको दुगना कर दिया, और जैसे ही दुगना किया तो मिलेगा 8 सिक्का 25 पैसे का, 10 पैसे का 10 और 14 50। अब बताओ 50 पैसे का 14 सिक्का में 7 रुपया तैयार होगा कि नहीं, 10 पैसे का 10 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया तैयार होगा, और 25 पैसे का 8 सिक्का होगा तो 2 रुपया तैयार होगा। भाई 25 पैसे का 8 सिक्का 2 रुपया, ये तो सिंपल है, 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 1 8 2 10, 10 सिक्के का मान 10 रुपये का मान कितना, 305, तो 1 यूनिट का मान 30.5। अब आपसे पूछ रहा है 25 पैसे का अगर सिक्का, तो आप गुणा कर देंगे, 30.5 का 8 गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 8 गुना करेंगे कितना, 244। ऐसे 10 गुना करेंगे तो 3.5 का 10 गुना 305, और 14 गुना करेंगे 3.5 427, यही आंसर। चलिए 37वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर हो तो ट्रेन की लंबाई इन द सेंस दूरी। अब एक बात बताओ, अगर ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म जब एक दूसरे को पार करेंगे तो इनकी दूरी जुड़ेगी, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, और दूरी जुड़ जाएगी तो ट्रेन का मैं टी मान लेता हूँ, प्लेटफॉर्म का दूरी पी मान लेता हूँ, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, और दूरी जुड़ जाएगी, दूरी और 90 की स्पीड से चल रहा है, 5/18 सेकंड में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में, 60 1 मिनट बोला है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 18 5 90 5 25 छक्का 150, तो पी प्लस टी का मान 150 मीटर हो जाएगा, जिसमें ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है बराबर बराबर, तो बराबर है दोनों, तो 1500 का आधा कितना हो जाएगा, 750, ये आंसर। क्लियर, आगे
ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, काफ़ी आसान है। कह रहा रेगना, देख लीजिए, कह रहा रेगना सफ़र का एक भाग 15 किलोमीटर और बाकी दूसरा भाग 50 की स्पीड से तय करता है और 5 घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। क्लियर? तो कह रहा कितने समय में, कितने घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रही। कोई बात नहीं, हमें दूरी नहीं पता, मैं एक्स मान लेता हूँ। तो मान लिया एक्स की स्पीड, देखिए एक्स दूरी 15 की स्पीड से चलता है और पूरी दूरी 120 है, तो जो बचा दूरी होगा 120 माइनस एक्स 50 से चलेगा, बराबर देखिए 5 घंटा। अब एक्स निकाल लीजिए, 15 50 के एलसीएम ले लेंगे 150, तो 15 दाहें 150 करेंगे तो 10 एक्स ऊपर हो जाएगा और 50 दूनी करेंगे तो 12, 50 तीन करेंगे 150 के लिए तो 12 तीन 36 माइनस 30 एक्स, फिर घटा देंगे 7 एक्स आ जाएगा, 150 गुणे 5 ये हो जाएगा, माइनस 360 घटा देंगे 390/7 ये एक्स हो गया। लेकिन यही जो दूरी आई है 390/7, इसी को चलना 15 की स्पीड से, बटे 15 कर देना और ये भाग दे देना, आ जाएगा 3.71 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वीडियो क्विट मत करिए, इतनी मेहनत से बनाया जाता है। ठीक है, आप उसको क्विट करेंगे तो आप ही उसका सजा भोगोगे। 3 रुपया 60 पैसे की प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम 4 रुपया 20 पैसे की कीमत के साथ 8 किलोग्राम लेकर के, यानी ये जो मात्रा है वो 8 किलोग्राम, इसकी मात्रा 8 किलोग्राम। तो कह रहा ताकि मिश्रण 4 रुपया 40 पैसे से बिचे और 10% का लाभ। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो एलिगेशन में जो दोनों मात्रा बेची गई है वो 10% के लाभ पे बेची गई, यानी 110, 10% माने 110% का मान जो दिया गया, देखिए 4 रुपया 40 पैसा यानी 4 रुपया 40 पैसा। तो आप सीपी निकालें, हमेशा ध्यान दीजिएगा एलिगेशन में जो बीच की वैल्यू आती है हमेशा सीपी आता है। तो 100 निकालेंगे तो 11 चौक 44 यानी 4 रुपया, तो 4 रुपया रख दिया। अब 3.6, 4 रुपया में से 3.6 घटाएंगे 0.40 पैसा और 4 20 रुपया में 4 रुपया 20 पैसा में 4 रुपया घटाएंगे तो 0.2, रेशियो लेंगे 1:2। आप बताइए इस वाले का मान दिया था दूसरे वाले का, देखिए 8 किलोग्राम मात्रा, तो इस 2 यूनिट का मान 8 किलोग्राम, तो हमें इसका चाहिए इस वाले का, देखिए ठीक है। तो एक का मान कितना होगा, आधा, यानी 4 किलोग्राम। क्लियर, आधा हो जाएगा भाई, 8 का मान 4 है, 2 का मान 8 है तो 1 का मान 4। लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आसान होते। देखें, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यानी एमपी मार्केट प्राइस। खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% का छूट भी देता है। खरीदार नगद भुगतान करता है, दुकानदार को कितना, तो जाहिर सी बात सीपी 100 मान लीजिए और 100 मानने के बाद एमपी 20% ज़्यादा अंकित कर देंगे तो 120 रुपये हो जाएगा। 120 पे आप 10% की छूट देंगे, यानी 90/100 का बेचेंगे। भाई जाहिर सी बात 120 अंकित करेंगे, अब बेचेंगे आप 120 को 10% छूट देंगे, यानी 90/100 काट देंगे, 0 0 12 9 108 का बेचेंगे। आप बताओ 100 रुपया का चीज़ 108 का बेच रहे हो तो 8% का लाभ है कि नहीं। भाई जाहिर सी बात है 100 में जो लाभ होता है, जैसे 100 में आपको लाभ हो रहा है 8 और गुणे परसेंटेज 100 करोगे तो ये तो कट ही जाएगा, तो 8% लाभ हुआ कि नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे और आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो फटाफट तो कमेंट भी करें, और जैसा लगा हो मेरा प्रयास, अगर आपको सोल्यूशन अच्छे लगे हो एग्जाम्स वैल्यूएबल तो प्लीज़ कमेंट करें और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ताकि मुझे भी उत्साह बने और जल्द से जल्द मैं सारे वीडियोज़ अपलोड कर दूँ एसआई के मैथ और रीजनिंग। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, बाकी और भी जो पढ़ना हो आप ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।